किशोरगंज नामक गांव में नरेश और विक्रम नाम के दो भाई रहा करते थे। उसी गांव में अचानक से गांव के बच्चे कहीं गायब होने लगे थे और इसी समस्या को लेकर गांव में पंचायत बैठाई गई थी। गांव वालों, आप लोग फिक्र मत करो, हम लोग उस आदमी को ढूंढने में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करें, उन्हें अकेले यहाँ वहाँ ना जाने दे। तो मालिक, ये काम किसका हो सकता है? प्रधान जी, हमें तो पूरा शक है कि ये काम कोई बाहर का आदमी ही कर रहा है, तभी तो उसके खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। तुम सही कहते हो नरेश, तुम्हारी बात में दम है। इसी तरह पंचायत होती रहती है। इसके कुछ दिन बाद अच्छा सुमन, खाना लगा दो, आज हम दोनों जल्दी काम पर जाएंगे। जी। सुमन दोनों भाइयों के लिए खाना देती है और दोनों काम पर चले जाते हैं। दोनों भाई अपनी जमीन पर पहुंचते हैं। वैसे भैया, ये जमीन तो हमारी पुश्तैनी जमीन है और ये इतनी उपजाऊ भी नहीं है, इसमें हमें कोई फायदा भी मिलेगा? देख विक्रम, हमें कभी भी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। माना कि ये पुश्तैनी जमीन बंजर हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल बेकार है। हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। दरअसल ये पुश्तैनी जमीन उनके घर से थोड़ी दूरी पर थी, जो कि एक सुनसान जगह भी थी, जिसमें आज तक इन दोनों भाइयों ने खेती नहीं की थी। चलो भैया, अब जमीन की खुदाई करना शुरू करते हैं। हाँ। दोनों खुदाई करने लगते हैं कि तभी खुदाई करते करते दोनों लोग जमीन के नीचे गिर जाते हैं। छोटू, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर उन दोनों को एक साधु दिखाई देते हैं। बाबा, आप यहाँ पर कैसे? बेटा, मुझे किसी ने श्राप दिया था कि मैं कई सालों तक यहीं पर कैद रहूंगा, और ये श्राप तभी टूटता जब कोई इस पुरानी बेकार जमीन को खोदता और मुझ तक पहुंचता। तुम दोनों ने मुझे आजाद किया है, इसके बदले में मैं तुम दोनों में से एक को 3 जादुई वरदान दूंगा। एक को? हाँ, ये नियम है, जो भी वरदान मिलेंगे किसी एक व्यक्ति को ही मिलेंगे। अब ये तुम दोनों निश्चय करो कि तुम दोनों में से कौन इन 3 जादुई वरदान का हकदार होगा। मैं लूंगा ये जादुई वरदान। ठीक है, तो नरेश, तुम इस बात से सहमत हो ना? हाँ बाबा, ये मेरा छोटा भाई है और मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता हूँ। आप इसे ही वो 3 जादुई वरदान दे दीजिए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहो। विक्रम, तुम्हारा पहला वरदान ये है कि कोई भी तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल पाएगा। तुम्हारा दूसरा वरदान ये है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। और तुम्हारा तीसरा वरदान है ये जादुई अंगूठी, इसे पहनने के बाद कोई भी गायब हो सकता है। ये लो। शुक्रिया बाबा जी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। और साधु बाबा हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। वहीं दोनों लोग घर जाते हैं और अपनी पत्नियों को ये सारी बात बताते हैं। अगले दिन सुन विक्रम, तेरे इस जादुई वरदान की सहायता से हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं जो बच्चों की चोरी करते हैं। वो कैसे? तू गांव के लोगों से पूछना शुरू कर दे कि क्या वो इस काम में शामिल है। हो सकता है ये उपाय काम कर जाए और कोई ना कोई सच बोल दे। ठीक है भैया। तभी नरेश देखता है कि विक्रम के पास एक पोटली है। ये पोटली? वो भैया, क्या है ना, कल रात को एक चोर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैंने उसे रोक कर पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, तो उस साधु बाबा के वरदान के कारण उसने सच बोल दिया कि उसके हाथ में जेवर और पैसे हैं। उसने मुझे ये भी बता दिया कि उसने ये चोरी कहाँ से की है। फिर क्या, मैंने वो पैसे और जेवर उससे छीन लिए और उससे बोला कि वो कभी यहाँ ना भटके
वरना मैं उसे गांव वालों के हवाले कर दूंगा। विक्रम, ये तू क्या बकवास कर रहा है? बजाय इसके कि तू उन लोगों के पैसे वापस लौटा दे, तूने वो पैसे खुद ही रख लिए। अरे भैया, आप क्या चाहते हैं कि साधु के दिए हुए वरदान ऐसे ही बेकार चले जाएं? अगर वो वरदान मिले हैं तो हम इसका इस्तेमाल अमीर होने के लिए क्यों नहीं कर सकते? विक्रम, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि अमीर होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे तेरे किए का फल मिल जाए और तू बर्बाद हो जाए। तभी वहाँ भारती आती है। क्या जेठ जी, आप तो अपने ही भाई को बद्दुआएं दे रहे हो? उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही क्या आपसे? भारती, अपने जेठ जी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और बहू, मैं उसे कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उसे समझा रहा हूँ कि ये चीज गलत है। अरे जेठ जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे पति ने कोई डाका डाल दिया हो। इनकी क्या गलती है? चोरी तो चोर ने की थी ना। सच में आप लोग मेरे पति से बहुत जलते हो। ऐसी बात नहीं है विक्रम, तू समझाना भारती को। अब छोड़ो भी भारती, भैया की तो आदत है हर बात पर टोकते रहने की। चलो अब सो जाते हैं, रात काफी हो गई है। तब दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। सुमन। अगले दिन विक्रम अपने बड़े भाई के कहने पर गांव के कई लोगों के पास जाता है और उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या वो बच्चा चोरी से संबंधित कोई जानकारी जानते हैं या फिर क्या उसमें वो शामिल है। लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता और ऐसे ही 7-8 दिन बीत जाते हैं। भैया, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे माफ करिएगा। अरे लेकिन विक्रम, तू इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? तू अपने जादुई वरदान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर। साधु ने वो जादुई वरदान मुझे दिए थे भैया, इसलिए मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगा। विक्रम अपने भाई की बात नहीं मानता और अपने 3 जादुई वरदानों का इस्तेमाल गलत काम में करने लगता है। तभी एक दिन उसे किसी खजाने के पते के बारे में मालूम पड़ता है। वो अपनी जादुई अंगूठी पहनता है और पहनते ही उस खजाने के पास पहुंच जाता है। ये जादुई अंगूठी तो कमाल की है। वहाँ पर 4-5 आदमी पहले से ही मौजूद थे। बाबा, कौन है तू? तेरी मौत। मारो इसे। विक्रम के पास जादुई शक्ति थी, इसलिए विक्रम इन दोनों को क्षण भर में ही परास्त कर देता है। अरे ले जा, ये खजाना तू ही ले जा, लेकिन हमारी जान को बख्श दे। हैं? चल हट अब। विक्रम खजाने को उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही विक्रम कभी किसी का पैसा अपने कब्जे में कर लेता तो कभी किसी का घर। धीरे धीरे विक्रम बहुत अमीर हो जाता है। उसकी दोस्ती अब गांव के बड़े बड़े लोगों से होने लगी थी। कुछ दिन बाद नरेश अपनी अंगूठी फिर से पहनता है। आज मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर बहुत सारा पैसा है। वो अंगूठी पहनकर वहाँ से गायब होने की कोशिश करता है। ये अंगूठी काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए कहीं इसकी जादुई शक्ति कम तो नहीं पड़ गई। अभी इसे रख लेता हूँ, कुछ देर बाद फिर इसे देखता हूँ। तभी भारती दौड़ते हुए विक्रम के पास पहुँचती है। ए जी, तुम्हारे भैया और भाभी तो पुराने वाले घर में चले गए। अरे चलो अच्छा है, जान छूटी इनसे। सही कहते हो आप, इन दोनों का खर्चा तो बच गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं कि तभी एक दिन नरेश उस साधु बाबा को आखिर ढूंढ ही लेता है। अरे पुत्र, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? बाबा जी, आपको ढूंढने में मुझे 2 महीने लग गए। दरअसल ये कार्य आपकी इस जादुई अंगूठी की वजह से ही हुआ है। मैं इसी की मदद से यहाँ वहाँ पहुँचकर आपको ढूंढता था और आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। नरेश जो अंगूठी पहनता था वो असली अंगूठी थी। दरअसल एक दिन जब विक्रम सो रहा था तो नरेश ने वो अंगूठी उठा ली थी और तुरंत किसी सुनार के पास जाकर वैसी ही दूसरी अंगूठी बनवा ली थी और विक्रम के पास नकली वाली अंगूठी रख दी थी। लेकिन तुम मुझे इतने दिनों से क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि आपने मेरे भाई को वरदान दिया था कि वो शक्तिशाली बन जाएगा, तो मैं उससे लड़ नहीं पाता, इसलिए मुझे आपसे एक मदद चाहिए।
बोलो पुत्र। नरेश साधु बाबा को सारी बात बता देता है। देखो पुत्र, अब मैं तुम्हें कोई वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम उसके मुंह से ये बुलवा दो कि मैं तीनों जादुई वरदान वापस करता हूँ, तो उससे वो वरदान छीन जाएगा, और जो उससे वो बुलवा देगा उसे वो 2 जादुई वरदान मिल जाएंगे। ठीक है बाबा जी, तो ये काम मैं ही करूँगा, क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि ये जादुई वरदान किसी और को मिले और वो भी मेरे भाई की तरह इसका इस्तेमाल गलत कार्यों में करे। तथास्तु। इसके बाद नरेश जादुई अंगूठी की मदद से वापस अपने घर लौट आता है। तभी इसके अगले दिन विक्रम नरेश के घर आता है। मुझे पता है कि तुमने ही मेरी अंगूठी के साथ कुछ गड़बड़ की है। जल्दी बता क्या गड़बड़ की है, वरना क्या मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। देवर जी, आपको क्या हो गया है? पैसों के लालच में आप इतने नीचे गिर गए हैं कि अब आप अपने भाई को मारेंगे। अरे अपनी बकवास बंद करो। विक्रम, अपनी भाभी से कैसे बात कर रहा है तू? खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, तू तो अब मेरा भाई भी नहीं रहा। दोनों अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ कि मेरी अंगूठी के साथ तुमने क्या किया। नरेश छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई वरदान के कारण छुपा नहीं पाता और उसके सामने सच बोल देता है। रुक जा, ये ले, ये रही तेरी असली अंगूठी। मैंने ही तेरी अंगूठी चुराई थी। तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम दोनों को इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। देख विक्रम, माना कि आज तेरे पास कई नौकर, कई आलीशान बंगले और ढेर सारी दौलत भी है, लेकिन तेरे पास एक चीज नहीं है। वो क्या है? दिमाग। तुझे पता है ना कि तू कक्षा में हमेशा पीछे से प्रथम आया करता था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है कि देवर जी पढ़ने में कमजोर हैं। लो, तेरी भाभी को भी ये बात पता है, और हाँ, तू तो गुरुजी के सामने किताब भी नहीं पढ़ पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बकवास बंद करो अपनी। तभी नरेश बगल की मेज में रखे हुए 2 कागजों को उठाकर एक कागज विक्रम को देता है और एक खुद पकड़ लेता है। अच्छा चल, इस कागज में जो भी लिखा है वो हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, और अगर तूने मुझसे पहले इस कागज को पूरा पढ़ लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू अब बहुत बुद्धिमान हो गया है। यह तो मैं चुटकी में ही पढ़ लूंगा। दोनों उस कागज में लिखी हुई बात को पढ़ने लगते हैं और इसमें विक्रम विजयी हो जाता है। अरे ये क्यों, अब मानते हो ना कि मैं बुद्धिमान हूँ? ए जी, देवर जी तो जीत गए। तभी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों सठिया गए हो क्या? विक्रम, जो कागज तूने पढ़ा था ना, उस कागज के अंत में लिखा था मैं तीनों जादुई वरदान वापस करता हूँ। जल्दीबाजी में तूने तो देखा ही नहीं। चलो अच्छा है, अब वो तीनों वरदान मेरे हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नरेश विक्रम से अंगूठी छीन लेता है। अब वो तीनों जादुई वरदान नरेश को मिल जाते हैं और वो अब इनका इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करने लगता है। और विक्रम ने जिन लोगों के पैसों पर कब्जा किया हुआ था, वो सारे पैसे भी उन लोगों को लौटा देता है। वहीं वो बच्चा चोर भी पकड़ा जाता है। दूसरे गांव के थे ये चोर लोग। हाँ प्रधान जी। नरेश अपने जादुई वरदान की बात सबको बता देता है और इसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।